लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखकर विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर जवाब मांगा। ये नोटिस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से कहा कि वो 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करें। 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अवमानना, असंसदीय शब्द और गलत और भ्रामक तथ्य रखने का आरोप है। आपको बता दें कि 7 फरवरी को राहुल गांधी ने जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तो अपनी बात रखी थी। अब लोकसभा सचिवालय ने चिट्ठी भेजकर जवाब मांगा है। राहुल गांधी पर कई आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अवमानना, असंसदीय शब्द, गलत और भ्रामक तथ्य पेश करने का आरोप है और उनसे 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चर्चा के दौरान उन्होंने कई शब्दों का इस्तेमाल किया था जिस पर आपत्ति जताई गई थी और इसी को लेकर अब नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगा गया है। निशिकांत दुबे ने ये नोटिस भेजा है। केंद्र सरकार ने रविवार को 12 राज्यों के राज्यपालों और लद्दाख के उपराज्यपाल की नियुक्ति की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उनकी जगह अब झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। उनकी नियुक्ति इसलिए खास है क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के 6 हफ्ते बाद ही राज्यपाल बनाया गया है। जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसलों में शामिल रहे। 2019 में जिस संवैधानिक पीठ ने एक मत से अयोध्या में राम जन्मभूमि केस पर फैसला दिया, उसमें वो शामिल रहे। वहीं उस बेंच का भी हिस्सा रहे जिसने नोटबंदी को सही करार दिया था। तेरह राज्यपाल, कई नए और कुछ का यहां से वहां तबादला। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अब्दुल नजीर की, जिन्हें आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। रिटायरमेंट के 6 हफ्ते के अंदर उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। इससे जजों के रिटायरमेंट के बाद कुछ समय तक उनके ऐसे नियुक्तियों से बचने से जुड़े कूलिंग पीरियड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा एक और अहम फैसला रहा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे को स्वीकार करने का। कोश्यारी ने इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी जगह झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी पिछले दिनों अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे। विपक्षी दल, खासतौर पर शिवसेना, उनसे काफी नाराज रही। शिवसेना का दावा था कि कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। विपक्ष ने राज्यपाल को हटाने के लिए कई प्रदर्शन भी किए। अगर राज्य की जनता की आवाज सुन लेते तो तुरंत उनका तबादला होता, लेकिन नहीं किया। आखिरी मिनट तक राज्यपाल का समर्थन केंद्र सरकार करती रही। ये महाराष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। और आज सामुदायिक जो तबादले हुए हैं उसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल का तबादला हुआ है। ये कोई मेहरबानी नहीं है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर या फिर उससे पहले हमने देखा ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, उन्हें लेकर जिस तरह से बयान दिए गए थे, उसके बाद राज्यपाल के खिलाफ हमने देखा पूरे राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया था। मुंबई में बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। शिवसेना सबसे अगर कहीं मजबूत है तो मुंबई में है और वो हमेशा से मराठी अस्मिता, मराठी मानुस का जो मुद्दा है वो उठाती रही है और राज्यपाल हमेशा से उनके निशाने पर रहे हैं। तो ये बीएमसी से पहले एक चुनावी मुद्दा ना बने, इसे भी एक टाइमिंग के तौर पर देखा जा सकता है। राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी नेता 78 साल के गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। वो 8 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी की जो रणनीति है, जो चुनावी स्ट्रैटेजी रणनीति है, वो ये है कि गुलाब जी को हटा के वहां पर एक नया नेतृत्व खड़ा करना।
मेवाड़ वागड़ में जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उससे भी बीजेपी को चुनौती है। 2 एमएलएस जीत के आए हैं बीटीपी के, और वो जो रीजनल पार्टी है वो दोनों कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती है। तो अगर गुलाब चंद कटारिया वहां से हट जाते हैं तो कोई ट्राइबल लीडर या कोई जैन लीडर या हो सकता है कोई राजपूत लीडर को भी वहां से वो प्रमोट करें। गुलाब चंद कटारिया आरएसएस से जुड़े रहे हैं और राजस्थान में बीजेपी जब भी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर उनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहा। उन्हें राज्यपाल बनाने का मतलब है कि बीजेपी को जल्द ही राजस्थान विधानसभा में अपना नया नेता भी चुनना होगा। राष्ट्रपति ने लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है, जो अभी तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल एक और फौजी अफसर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक होंगे। साफ है कि लद्दाख और अरुणाचल में सीमाओं पर चीन से तनातनी को देखते हुए वहां रणनीतिक लिहाज से फौजी पृष्ठभूमि के अफसरों को प्रमुख तौर पर नियुक्त किया गया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। यह हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक जाएगा। 247 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे के चालू होने से दिल्ली से जयपुर की दूरी 3 घंटे में ही पूरी हो सकेगी। उद्घाटन के बाद राजस्थान के दौसा में रैली हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। राजस्थान में एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला। देवनागरी दौसा चुनावी साल है और एक ही निशाना है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री के तेवर से साफ है, राजस्थानी का चुनावी बुगल बच चुका है। साथियों, कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी, और ये पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है। वो डरती थी कि हम सीमा पर रास्ते बना देंगे, सड़कें बना देंगे, तो दुश्मन उसी पर चल करके चला आएगा तो क्या होगा। हमारी बनाई सड़कों पर दुश्मन आ जाएगा तो क्या होगा। अरे यार, क्या बात करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को क्यों हमेशा हमारे सैनिकों का शौर्य, उनकी बहादुरी को कम करके आंकती रही है। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस भी है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर बीते 5 सालों में राजस्थान में डबल इंजन की पावर लगी होती तो यहां का विकास कितना तेज हो जाता। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। राजस्थान की संस्कृति, यहां की परंपरा, यहां के गौरव को बचाना है तो राज्य में भाजपा सरकार को वापस लाना ही होगा। कांग्रेस ने यहां क्या हाल बना दिया है, कांग्रेस कैसे सरकार चला रही है, ये राजस्थान के लोगों से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री ने बिना उनका नाम लिए मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गलती से पिछले साल के बजट की कुछ पन्ने को पढ़ने की घटना पर प्रधानमंत्री ने कहा, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। कांग्रेस के लिए
बजट और घोषणाएं होती ही कागजों में लिखने के लिए, योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा नहीं होता। कि पहले वाला जब पड़ा था साल भर उसको डिब्बे में बंद रखा था, इसके कारण ये हुआ है। अब राजस्थान को अस्थिर सरकार से मुक्ति चाहिए, अनिश्चितता से मुक्ति चाहिए। अब राजस्थान को स्थिर और विकास वाली सरकार चाहिए। बजट पड़ रहा है और रोकना पड़ रहा है। जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि 4 साल के कार्यकाल में उनकी सरकार ने 54,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, लेकिन ये टक्कर सड़कों की नहीं है, वोटों की है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के दौसा खंड के इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा प्रहार किया है राज्य की कांग्रेस सरकार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से यहां का चुनावी बुगल बजा दिया है और लगता है कि अब भाजपा की चुनावी तैयारी स्पीड पकड़ेगी। पूर्वी राजस्थान में जो जातिगत समीकरण है वो अहम है और पिछली बार यहां पर भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीच के बाद लगता है कि भाजपा का चुनावी रथ 5th गियर में चालू होकर सीधा असेंबली इलेक्शंस 2023 की तरफ तेजी से बढ़ेगा। दौसा से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर विवाद हो गया। मौलाना मदनी ने कहा कि सबसे अल्लाह और ओम एक ही बात है, लेकिन उनकी इन बातों से अधिवेशन में मौजूद कई अन्य धर्मों के गुरु नाराज होकर चले गए। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहा जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन का आखिरी दिन रहा। मंच पर मुसलमान धर्मगुरुओं के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई और जैन धर्म के गुरु भी मौजूद रहे। इसी दौरान मौलाना अरशद मदनी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे नाराज होकर दूसरे धर्मों के कई धर्मगुरु आयोजन छोड़कर चले गए। अरशद मदनी ने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि अरशद मदनी का वो बयान क्या है जिसको लेकर के विवाद हुआ। दुनिया में बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। हमें केवल जोड़ने। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर जैन मुनि लोकेश नाराज हो गए। उन्होंने अरशद मदनी को अपने साथ शास्त्रों पर अलग से डिबेट करने की चुनौती दे दी। दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए, आप दिल्ली आइए, आप मुझे सारे। जैन मुनि ने कहा कि यहाँ सिर्फ जोड़ने की बात होनी चाहिए, इसके बजाय अरशद मदनी कहानियां सुना रहे हैं। हमारे परमात्म निकेतन के स्वामी चिदानंद जी ने प्यार मोहब्बत की बातें की। मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि प्यार मोहब्बत की बातें की। सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है, और उन्होंने अपनी एक कहानी पूरी की पूरी है। हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग, और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। शनिवार को जहां मौलाना महमूद मदनी ने आरएसएस को दोस्ती करने की दावत दी थी, वहीं उसके उलट रविवार को उनके चाचा मौलाना अरशद मदनी ने आरएसएस के लोगों को जाहिल करार दिया। इससे एक नया विवाद शुरू हो गया। 3 दिन इस अधिवेशन में दोस्ती, मोहब्बत और जोड़ने की बातें हुई, लेकिन उसकी चर्चा के बजाय अब अरशद मदनी का सिर्फ एक बयान बहस का मुद्दा बन गया है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली के महरौली इलाके में डीडीए पिछले कुछ दिनों से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। दावा ये किया जा रहा है कि पुरातत्व विभाग के पार्क के आसपास कई लोगों ने डीडीए की जमीन पर कब्जा कर लिया है और वहां पर मकान बना लिए हैं, लेकिन अब इस अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई का भी विरोध हो रहा है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के महरौली इलाके में रहने वाले प्रवीण कालरा 1982 से जिस मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे, उसे उनकी आंखों के सामने तोड़ा जा रहा है। प्रवीण का कहना है कि डीडीए ने ना तो उन्हें नोटिस दिया और ना ही सामान निकालने का मौका। अब उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है, जबकि वह सालों से अपने मकान का बिजली व पानी का बिल भरते आ रहे हैं। मकान पर बैंक से लोन भी लिया है, लेकिन अब डीडीए ने उनका 100 गज का मकान अवैध बताकर तोड़ दिया। मेरे फादर ने 25-30 साल पहले लिया था सर ये, और यहाँ सारे लोग रह रहे हैं, पीछे सारी कॉलोनी बसी हुई है और ये डीडीए की दीवार हो रखी है, आप देख सकते हो। और ये इधर है डीडीए की जगह, 100 गज की टोटल जगह है। उसके बाद भी इन्होंने कोई नोटिस तो दो, आप पीछे सबको नोटिस दिया, सब स्टे लाए हैं, आप भी नोटिस दो, हम स्टे ना लाए तब बात है। संडे के दिन क्यों दे रहे हो आप? कल करते आप जो करना था। बच्चे 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं सर, अगले महीने बोर्ड के पेपर है, बच्चों को अब खड़ा कर दिया, टेंशन में क्या होगा बच्चों का। प्रवीण की तरह शिव कुमार की बहन यहाँ एक बेडरूम के फ्लैट में अपने बच्चे के साथ अकेले रहती हैं। उनका मकान भी तोड़ा जा रहा है, जबकि मकान पर 7 लाख का बैंक लोन है। शिव कुमार के मुताबिक उनकी बहन के पास कोई नौकरी नहीं है, अब वो कहाँ जाएंगी? 4 साल से रह रही है, बिजली का कनेक्शन है, मीटर है, बकायदा सब कुछ है, लोन भी चल रहे हैं। लोन लिया था 7 लाख रुपए का, कहाँ से भरेगी अब वो लोन? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, लाइन काट दी, भूखे मरो, मजबूर कर रहे हैं। पहले पानी काटा, बिजली काट दिया, मोबाइल नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, मरेगा आदमी। डीडीए पिछले 2 दिनों से यहाँ तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहा है। अब तक कई मकानों को तोड़ दिया गया है। मकानों के अंदर लोगों का सामान भी पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि ये मकान जिस जमीन पर है वो जमीन डीडीए की है और पुरातत्व विभाग के पार्क से लगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने कुछ मकानों के तोड़ने पर स्टे भी लगा दिया। हमें ये समझा दो भाई, कौन सा कानून कब स्टार्ट हो गया? हम आज तक बचपन से जिस कानून को पढ़ रहे हैं ना, हमने वो फॉलो किया। हम ये मुलजिम है। अगर मुंह खोल रहे, पुलिस वाले खुद ही धमकी दे रहे कि हम रातों रात गायब लेंगे, रातों रात गायब कर लेंगे। अब बता दो, मुंह खोलने पे भी पाबंदी है। अब ये देखो, डीडीए की खुद दीवार तोड़ रहे हैं। आप इसको नोट करो, देखो डीडीए अपना खुद का दीवार तोड़ के, ये देख लीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स ही दिखा दूंगा। मैं आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं। 1987 के डॉक्यूमेंट हमारे पास है यार, हर चीज। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? मैं 5 साल से पीछे रह रहा हूँ यार। आप तो 5 साल से, हम तो 10-15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, फिर कैसे तोड़ सकते हैं? इस जमीन पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिमार्केशन किया था। हालांकि दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि डिमार्केशन में कुछ खामियों की शिकायतें मिली हैं, इसलिए उन्होंने डीडीए से कार्रवाई रोकने के लिए कहा है, लेकिन कार्रवाई अभी नहीं रुकी है। मार्च के पहले हफ्ते तक सभी मकान तोड़े जाने हैं, जिसका विरोध अब तेज हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये देखिए कि आप, दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है और यहाँ पर लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, क्यों उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। आप देखें कि लगातार जो लोग हैं वो इसमें कई लोग जो है वो रो भी रहे हैं। एक और महिला, उनसे बात करते हैं। मैम, जो तो आप देखें कि यहाँ पर लोगों में नाराजगी भी है, कुछ बातों को लेकर नाराजगी है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।